पेरू के जुनूब मशरिक में एंडीज पहाड़ी रेंज के यूरुबाम्बा वादी के करीब वाक़ है। इस शहर की आबादी तकरीबन 4.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। पसे मंजर में आप कुस्को का मरकजी स्टेडियम एस्टाडियो गार्सिलासू दे ला वेगा देख सकते हैं। बर्रे आज़म जुनूबी अमरीका के कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप के दौरान 7 स्टेडियम इस्तेमाल किए गए थे। ये स्टेडियम उनमें से एक है। इस मुल्क के कामयाब तरीन फुटबॉल क्लब में से सिएंचिया क्लब एक है जो इस शहर से ताल्लुक़ रखता है। ये खूबसूरत शहर एक वादी में वक़ू पजीर है और आप मेरी इस ड्रोन वीडियो से एंडीज पहाड़ों की चोटियाँ और कॉलोनियल तर्ज तामीर के घरों की छतें देख सकते हैं। ये जो पहाड़ आप शुमाल में देख रहे हैं 4 से 6 हज़ार मीटर बुलंद हैं। इनकी सतह समंदर से ऊंचाई 13 से 20 हज़ार मीटर बनती है। इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी सालकानते है जो कि सतह समंदर से 20,574 मीटर बुलंद है। ये कुस्को के शुमाल मगरिब में 60 किलोमीटर दूर वाक़ है। इस ऊंचाई को आप हिमालय से निस्बत दे सकते हैं जो कि 29,000 मीटर बुलंद है। चलिए आपको यहाँ के मौसम के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पर ना तो गर्मी का मौसम होता है और न ही सर्दी का, सिर्फ बारिशों को या खुश्क मौसम होता है। शायद आपको पता हो कि कुर्राए अर्ज़ में जुनूब का मौसम शुमाल के मौसम के बरक्स होता है। जब बर्रे सग़ीर में गर्मी होती है तो जुनूबी कुर्राए अर्ज़ में सर्दी, और जब बर्रे सग़ीर में सर्दी पड़ती है तो जुनूबी कुर्राए अर्ज़ में गर्मी होती है। जुलाई यहाँ का सर्द तरीन महीना होता है और औसत टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस दौरानिए में बारिशें शादो नादिर ही हुआ करती हैं। जनवरी यहाँ का गर्म तरीन महीना होता है और औसत टेम्परेचर सिर्फ 15 डिग्री होता है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ बेतहाशा बारिशें होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज या बालाए नफशी शुआओं के एतबार से ये शहर नंबर 1 है। इन शुआओं की ज़्यादती की वजह से बीनाई ज़ायल हो जाना और स्किन कैंसर जैसे मूती मरज़ यहाँ पर आम हैं। यहाँ के लोग नहायत मुखलिस और दोस्ताना मिजाज के हामिल होते हैं। दुनिया के सयाही मकामात में ये शहर नहायत अहम है। यहाँ पर हर साल तकरीबन 20 लाख सयाह आते हैं। दूसरे सयाहों की तरह से मैं भी यहाँ पर सल्तनत इनका और माचू पिचू देखने आया था। यहाँ का सफ़र बेहद ख़तरनाक है जिसके बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी है। इसी दौरान आप यहाँ की दस्तकारी देखें जो कि दुनिया भर में बेहद मशहूर है और सयाह जी भर कर ख़रीदते हैं। जैसा कि मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ, ये वादी सतह समंदर से 3,400 मीटर बुलंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा में ऑक्सीजन का तनासुब बेहद कम है और हवा का प्रेशर भी बेहद कम है, जिसकी वजह से सांस लेना बेहद दुश्वार होता है। जैसे बर्रे सग़ीर के लोग हर वक्त पान छालियाँ चबाते रहते हैं, इसी तरह से यहाँ के लोग हर वक्त कोका के पत्ते चबाते रहते हैं। ये वही पत्ते हैं जिनसे केमिकली बदनाम ज़माना ड्रग कोकेन बनाई जाती है। ये पत्ते यहाँ आम हैं और हर होटल और हर दुकान में न सिर्फ पत्ते मुफ्त बल्कि उनकी चाय भी मुफ्त मिलती है। बस हर वक्त पान की तरह चबाते रहो। और हाँ, इन पत्तों में कोकेन ड्रग की मिकदार न होने के बराबर होती है। सयाहों को भी मशवरा दिया जाता है कि हर वक्त इन पत्तों को चबाते रहो और इनकी चाय पीते रहो। जहाज़ के कुस्को लैंड होने से पहले ही मैंने ये पत्ते चबाने शुरू कर दिए थे। होटल पहुंचते ही हर वक्त या तो चाय या पत्ते चबाता रहा। ये बात आपको हर वेबसाइट पर मिलेगी कि जहाज से उतरते ही सीधे होटल जाओ और अगले 24 घंटे बिस्तर में पड़े रहो, टीवी देखते रहो, मुकम्मल आराम करो और उसके बाद सफ़र का आगाज़ करो। मुझे इस मुख्तसर से क़याम में कई जगह जाना था और वीडियो भी बनानी थी। मेरे पास वक्त ही न था कि आराम कर सकूं। बहरहाल जी भर के खूब पत्ते चबाता रहा, चाय पीता रहा और जगह जगह जाकर वीडियो बनाता रहा। आराम बिल्कुल न किया। बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ही बड़ी। आधी रात को सांस लेना मेरे बस का ना रहा। हर होटल की तरह इस होटल में भी ऑक्सीजन टैंक था। स्टाफ ने मेरी हालत देखकर फौरन ऑक्सीजन लगा दी। 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद मेरी हालत न संभली तो उन्होंने एम्बुलेंस मंगाई और सीधा अस्पताल।
मेरा ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 75 था और डिहाइड्रेशन भी बेतहाशा। ये सूरत हाल यकीनी तौर पर जानलेवा हो सकती थी। उस पर तुर्रा ये कि मुझे हॉस्पिस में कमरा दिया गया। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूं कि हॉस्पिस में कमरा उन लोगों को दिया जाता है जिनको डॉक्टर जवाब देते और उनकी मौत अगले 1-2 दिन में यकीनी हो। दरहकीकत वजह यह थी कि सीसीयू में कमरा मौजूद न था। बहरहाल 20 घंटों के बाद तबीयत थोड़ी संभली। मैंने उधम मचा दिया कि मुझे जाना है। मेरे इसरार पर तमाम आईवीज निकाल दी और एक कागज़ पर दस्तखत ले ली गई कि मैं अपने फैसले का खुद जिम्मेदार हूँ, और मुझे बहुत सारी दवाओं के साथ टैक्सी में बिठाकर रुखसत कर दिया गया। खैर भाई, मौत तो आने जाने वाली चीज़ है, दोबारा वीडियो का मौका ना मिल सकता। बहरहाल अगले 5 दिनों तक हर वक्त डिस्पोजेबल ऑक्सीजन टैंक इस्तेमाल करता रहा और दवाएं भी, फिर भी 100% सेहतमंद ना रहा। ये वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बना सका हूँ। वैसे ये डिस्पोजेबल ऑक्सीजन टैंक हर किस्म की दुकानों पर, हत्ता के परचून की दुकान पर भी दस्तयाब होते हैं। अगर आपका इस जगह पर जाना हो तो वो गलतियां मत कीजिएगा जो कि मैंने की। पहले 24 घंटे मुकम्मल आराम, और हाँ, कोका लीव्स का इस्तेमाल भी ज़रा एहतियात से कीजिएगा, वरना दिल की धड़कनें आसमान पर होंगी। शॉपिंग हो चुकी, अब चलें और कुछ को देखते हैं। यहाँ के कदीमी बाशिंदे किलकी हुआ करते थे, जिन्होंने इस इलाके में सन 1900 से सन 1200 ईस्वी तक हुकूमत की थी। 12वीं सदी के आगाज में इन लोगों ने कुस्को के बाहर एक किला बनवाया था। 13वीं सदी में इनका ने इस किले पर कब्जा कर लिया और बाद में तोसी भी की। 13वीं सदी के शुरू से सन 1532 ईस्वी तक कुस्को इनका सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस शहर की गलियां इस तनासुब से बनाई गई हैं जो कि एक दरिंदे पूमा की होती हैं। वाज़ेह रहे कि पूमा इनका का एक मुक़द्दस जानवर हुआ करता था। यहाँ के 4 सूबे हुआ करते थे। शुमाल मशरिक़ में एंटीसुयो, जुनूब मशरिक़ में कुल्लासुयो और जुनूब मगरिब में कुंतीसुयो। वैसे ये कुछ अल्फाज सिंधी ज़बान से मुशाबहत नहीं रखते या सिर्फ मेरा ही ख्याल है। बहरहाल यहाँ के कानून के मुताबिक हर सूबे के मकामी लीडर के लिए कुस्को में एक घर बनाना भी ज़रूरी होता था, और इस घर में हर साल एक मुख्तसर मुद्दत के लिए रहना भी ज़रूरी हुआ करता था। किसी लीडर की मौत के बाद उसके तमाम वरसा को भी यही करना ज़रूरी था, यानी कुस्को में एक नया घर बनाना और मुख्तसर मुद्दत के लिए हर साल उसी घर में रहना। जो ये ना करे या ना करना चाहे उसको वरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। कुस्को पहले तो बहुत छोटा सा शहर हुआ करता था, लेकिन इनका के मशहूर बादशाह पाचाकुटी ने इस शहर को बहुत तोसी दी। साथ में 2 दरियाओं का बहाव इस शहर के अतराफ से गुजारा गया। पाचाकुटी ने न सिर्फ कुस्को की तोसी की बल्कि कई और शहरों में भी ऐसा ही किया। इनका बादशाह हुआना कपाक की मौत के बाद सन 1527 ईस्वी में यहाँ पर एक सिविल वार हुई, जिससे ये शहर बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। इस जंग के 6 साल के बाद सन 1533 ईस्वी में स्पेनिश लोगों ने इस शहर पर यरगाल कर दी। घोड़ों और हथियारों की बर्तरी की वजह से कुस्को फौरन फतह हो गया। हिस्पानवी लोगों ने मकामी इबादत गाहों को फौरन ही कैथोलिक गिरजाघरों में और इनका महल्लात को यूरोपी तर्ज़ो तामीर के महल्लात में तब्दील कर दिया। यहाँ पर यह कहना बेजा ना होगा कि कुस्को की इमारत इस शहर की तरह कई परतों पर खड़ी हैं। यहाँ की इमारत की बुनियादें किलकीज की हैं, दीवारों का कुछ हिस्सा इनकास का है और ऊपर से स्पेनिश का बनाया हुआ है। शहर में किसी भी जगह जाएं, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। मैंने ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि बेतहाशा इमारत का हर तिहाई हिस्सा मुख्तलिफ तहजीबों ने बनाया हुआ हो। ये जगह सास्के वमान कहलाती है, जो कि कुस्को के बेहद करीब वाक़े है। 12वीं सदी में किलकीस ने यहाँ पर एक मजबूत चहारदीवी के अंदर मंदिर बनाया था, जिसमें सड़कें और पानी की निकासी का इंतज़ाम भी हुआ करता था। इस मंदिर का रकबा 250 स्क्वायर मीटर था और 11 कमरों में मूर्तियाँ और मुजस्समे रखे हुआ करते थे।
सन 2007 की खुदाई के दौरान एक मुल्हका किला भी दरियाफ्त हुआ, जिससे ये जाहिर होता है कि ये जगह न सिर्फ मजहबी हैसियत रखती थी बल्कि फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। किसी हमले की सूरत में इस जगह पर एक लंबे अरसे के लिए पनाह भी ली जा सकती थी। किलकीस पहाड़ी के दामन में थोड़ी ऊंचाई पर अपने घर बनाया करते थे। इसके बरक्स इनका निचले हिस्से पर अपने घर बनाया करते थे। यहाँ से आप कुस्को शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। इनका का तर्ज तामीर किलकी के मुकाबले में बेहद जदीद था। आमतौर पर खुदाई के दौरान इनका की इमारत की बुनियाद किलकीस की बनी हुई मिलती है, जो कि बेहद अजीब है। कुस्को कैसे बना, ये बड़े बड़े पत्थर कहाँ से लाए गए और उनको कुस्को तक कैसे पहुँचाया गया, इस बात का आज तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। हिस्पानवी जर्नल पिज़ारो ने सन 1535 ईस्वी में इस शहर को लूटने के बाद बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया और इमारतें मुनहदिम कर दी। इनका सूरज देवता की पूजा किया करते थे। उनके सूरज देवता के मंदिर, कूरी कांचा और महलात की बुनियादें आज भी देखी जा सकती हैं। हाँ, अलबत्ता इन बुनियादों के ऊपर स्पेनिश ने अपने महलात और गिरजाघर तामीर कर दिए। उनमें से एक गिरजाघर कैथीड्रल दे सांतो डोमिंगो भी बनाया, जो कि आज भी बेहद मकबूल है। इस महल्ले की सड़कें काफ़ी पतली हैं और पुराने घरों से भरपूर हैं। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, इन घरों की बुनियादें किलकीस की, थोड़ी दीवार इनकास की और बाकी ऊपरी हिस्सा स्पेनिश का बनाया हुआ है। ये इलाका सयाहों से हर वक्त भरा रहता है, जो कि ये अजीबोगरीब चीज़ देखने आते हैं और हैरान रह जाते हैं। इस महल्ले को इनका लोग तुकियो काची कहा करते थे, जिसका लफ्जी मतलब है नमक का खुलना। जी, नमक का खुलना। पता नहीं ये नाम क्यों रखा गया। खैर, यहाँ पर किसी ज़माने में इनका रोका का महल हुआ करता था। स्पेनिश लोगों ने अपनी फतह के बाद इस जगह को आर्च बिशप के ज़ाती घर में तब्दील कर दिया। ये प्लाजा दे आर्मास है, जिसका मतलब है जंगजुओं का चौक। ये इनका लोगों ने बनाया था। इस जगह पर कई तारीखी अहमियत के हामिल वाक़यात भी हुए हैं। यहीं पर स्पेनिश जनरल पिज़ारो ने इनका से जंग के बाद अपनी फतह का ऐलान किया था। यहीं पर इनका सरदार तूपा अरारू दोयम को एक बगावत के बाद मौत के घाट उतारा गया था। कैथीड्रल ला कैंपानिया का दरवाज़ा भी इसी चौक में खुलता है। स्पेनिश ने इस चौक के चारों अतराफ में जो इमारतें बनाई थीं वो आज भी बाकी हैं। ये कूरी कांचा है, जिसका मतलब है सोने का महल। इनका सल्तनत के दौर में ये सूरज देवता इंती का अहम तरीन मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्क हुआ करती थी, जो कि खालिस ठोस सोने की बनी हुई थी और हीरे जवाहरात से भी जड़ी हुई थी। ये डिस्क सूरज देवता की अक्कासी किया करती थी। मंदिर के बाहर इस बागीचे में ऐसे पौधे हुआ करते थे जिनकी पत्तियां सोने की हुआ करती थीं और टहनियां चांदी की। मकई के दरख्तों में भी इसी तरह खालिस सोने के भुट्टे लगे हुआ करते थे। लामा एक गधे के साइज का जानवर होता है। असली साइज के 20 लामास और उनके कुछ बच्चे खालिस सोने के बने हुए इस बागीचे में हुआ करते थे। ये सब नवादिरात स्पेनिश जनरल ने हमले के बाद लूट लिए और इस मंदिर को भी गिरा दिया। बाद में इन्हीं बुनियादों पर सेंटो डोमिंगो गिरजाघर बना दिया गया। आज आप इस गिरजाघर की बुनियादें देख सकते हैं, जो कि बेहद मजबूत हैं। 21 मई सन 1950 ईस्वी के खौफनाक ज़लज़ले में इस शहर की 1/3 इमारत ज़मीन बोस हो गईं। स्पेनिशों के बनाए हुए तमाम गिरजाघर भी गिर गए, लेकिन उनकी बुनियादें, जो कि इनका और किलकीस ने डाली थीं, बिल्कुल महफूज रहीं। स्पेनिशों ने इमारतें बनाने के वक्त पुरानी बुनियादों के ऊपर ईंटें लगा दी थीं। ज़लज़ले ने उन सब को बेनकाब कर दिया। ज़लज़ले के बाद जब इन इमारतों को दोबारा तामीर किया गया तो इन बुनियादों को बेनकाब रखने का फैसला भी किया गया। ये बुनियादें आज तक बेनकाब हैं और देखी जा सकती हैं। मारास कुस्को के शुमाल में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये गांव नमक तैयार करने की वजह से बेहद मशहूर है।
जिस तरह से इनका और उससे पहले के लोग तालाबों में पानी भरकर उसी पानी को सुखाकर नमक तैयार किया करते थे, आज भी ये लोग उसी तरीके से नमक तैयार किया करते हैं। इन लोगों ने वादी को काटकर हजारों छोटे छोटे तालाब बना लिए हैं। यहाँ पर जमीन से बेहद नमकीन चश्मे फूटते हैं। इन चश्मों के पानी को छोटे छोटे नालों के जरिए हजारों मुख्तलिफ तालाबों में भरा जाता है। ये तमाम तालाब 4 स्क्वायर मीटर से कम ही के होते हैं और इनकी गहराई 30 सेंटीमीटर से भी थोड़ी कम ही रखी जाती है। तालाबों में पानी भरने के अमल को बड़ी एहतियात से कंट्रोल किया जाता है और कारीगर हर वक्त निगरानी किया करते हैं। तालाबों में पानी भरने की मिक़दार सूरज की गर्मी से पानी उड़ने की मिक़दार के तकरीबन बराबर रखी जाती है, यहाँ तक कि तालाब नमक से मुकम्मल भर जाए। इसी दौरान नमक क्रिस्टल की शक्ल में आ जाता है और पानी बंद करके नमक निकाल लिया जाता है। इसके बाद पानी तालाबों में दोबारा छोड़ दिया जाता है। नमक का रंग बिल्कुल सफ़ेद से सुर्ख और सुर्ख से गदला तक होता है, जिसका इन्हिसार कारीगर की अपनी ज़ाती सलाहियत पर होता है। कुर्बो जवार की दुकानों में यह नमक फरोख्त भी किया जाता है। मोरे के आसार कदीमा कुस्को के शुमाल मगरिब में तकरीबन 50 किलोमीटर पर वाक़े हैं। ये जगह मराज गांव के बिल्कुल करीब मगरिब में है और सतह समंदर से तकरीबन 3500 मीटर बुलंद है। इस जगह पर इनका लोग ज़रई तजुर्बात किया करते थे। कई वादियों में सीढ़ी नुमा क्यारियाँ बनाई जाती थीं। एक क्यारी की दूसरी क्यारी से ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर तक की होती थी। 100% तो यकीन से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जाहिर यही होता है कि इन क्यारियों की निस्बती गहराई, डिज़ाइन और हवा और सूरज के रुख के निस्बत क्यारियों के दर्जा हरारत में काफ़ी फ़र्क डाल देती होंगी। ये फ़र्क तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इनका मुख्तलिफ दर्जा हरारत की क्यारियों पर मुख्तलिफ फसलें उगाकर तजुर्बात किया करते होंगे कि किस दर्जा हरारत पर कौन सी फसल किस मौसम में ज़्यादा मौजू है। उस वक्त के साइंसदानों ने इन तजुर्बात पर कितनी मेहनत की थी, सिर्फ ये जगह देखकर ही अंदाज़ा हो सकता है। इनका सल्तनत में मैं जिस जगह भी गया हर तरफ लामा और अल्पाका घास चरते हुए नजर आए। इनका इनके बालों से कपड़े और शालें बनाया करते थे। यहाँ का टेम्परेचर साल भर ठंडा रहता है, कभी कभी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी गिर जाता है। फिर तूफ़ानी या हवाएं, इसलिए ये ऊनी कपड़े इनका की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल थे। अल्पाका के ऊनी पार्चा जात नॉन एलर्जिक, वाटर रेजिस्टेंट, धुलने के बाद ख़राब न होने वाले, आग न पकड़ने वाले और आसानी से न सिकुड़ने वाले होते थे। ऊन काटने, धोने, रंगने, हाथ से धागा बनाने और कपड़े बनाने का सारा अमल इन लोगों की औरतें बचपने ही में सीख लेती हैं। सिर्फ हाथ लगाकर ही पता चल सकता है कि अल्पाका के ऊनी पार्चा जात कितने आला होते हैं। उलांते तांपो कुस्को के शुमाल मगरिब में 72 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इसकी सतह समंदर से ऊंचाई तकरीबन 3000 मीटर है। इनका सल्तनत के दौर में बादशाह पाचाकुटी ने यह शहर अपनी बादशाहत के एक रसूमी मरकज की हैसियत से बनवाया था। जब हिस्पानवी लोगों ने इनका एम्पायर पर हमला किया तो ये शहर मांको इनका यूपांकी का एक मजबूत गढ़ था और उसी ही ने हिस्पानवी हमले की भरपूर मुज़ाहमत भी यहीं से की थी। इस जगह को राखामा कहा जाता है। ये एक स्टीप पहाड़ी है जहां पर इनका के बादशाह ने अपना रसूमी मरकज तामीर किया था। इस हिस्से पर पहाड़ को दोनों तरफ से काटकर सीढ़ियां बना दी गई हैं। इन बुलंद व बाला सीढ़ियों की वजह से ये जगह कोई किला लगती है। दरहकीकत ये जगह बुनियादी तौर पर मजहबी हैसियत रखती है। इस रस्मी मरकज पर रसाई का वाहिद जरिया सिर्फ यही सीढ़ियां हैं। वैसे पता नहीं भाई, दुनिया भर में पुराने ज़माने के लोग मंदिर इतनी ऊंचाई पर ही क्यों बनाते थे। चढ़ चढ़ के बुरी तरह थक गया। खैर, ऑक्सीजन हो ना हो वीडियो तो बनानी थी। बहरहाल जैसे तैसे ऊपर पहुंच गया।
यहाँ पर यह जगह 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जुनूब में मंदिर का इलाका, शुमाल में तदफीन की तैयारी का इलाका और बिल्कुल सामने दरमियानी इलाका। चलें पहले दरमियानी इलाके में चलते हैं। मजीद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक कमरे की इमारत मिली। यहाँ पर आधा नामुकम्मल दरवाज़ा है और 10 पत्थर के तराशे हुए दरवाजे हैं। दूसरी तरफ चले तो मंदिर के इलाके में सूरज देवता और 6 पत्थरों की दीवारें हैं। साथ ही में एक नामुकम्मल इमारत भी है। दूसरी तरफ चलें तो तदफीन की तैयारी और रसूमात का इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें हैं, बाज़ तो 2 मंजिला भी हैं। यहाँ पर कई पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। इस इलाके में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स भी हैं। लगता है कि तामीर को रोक कर ये इलाका खाली करना पड़ा होगा। कुछ पत्थर पहले से मौजूद दीवारों से निकाले गए हैं, जिससे लगता है कि मरम्मत का काम होना था जो कि रोक दिया गया। बहरहाल अब तक ये ना पता चल सका है कि ये लोग अचानक यहाँ से क्यों रूपोश हो गए और क्या वजह थी कि ये इलाका अचानक खाली करने पर मजबूर हो गए। इस वादी में भी ज़रई सीढ़ियाँ काफ़ी तादाद में वाक़ हैं, जो कि वादी के निचले हिस्से से शुरू होती हैं और ऊपर तक जाती हैं। जो जगह काबिल ज़राअत ना थी, किस तरह से इन लोगों ने काबिल ज़राअत बनाया और मुख्तलिफ ऊंचाई के एतबार से उसी किस्म की फसलें उगाना, ये वाकई तारीफ़ के काबिल है। और हाँ, उलानते तांबू की इन ज़रई सीढ़ियों का मेयार इनका एम्पायर की तमाम ज़रई सीढ़ियों से ज़्यादा बेहतर है। जुनूबी इलाके के खात्मे पर यह जगह कीलू राके कहलाती है। इनका तर्ज तामीर में एक कमरे की इमारतें हुआ करती हैं। ये इमारतें और प्लाजा एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो कि आम इमारतों से बेहद मुख्तलिफ हैं। फिर ये कि ये जगह दूसरे इलाकों से दूर भी है और ज़रई सीढ़ियों से भरी हुई है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये पाचाकोटी बादशाह का महल होता होगा। सामने के पहाड़ पर यह जगह पिंकुई यूना कहलाती है, जिसका मतलब है गोदाम। ये आम पत्थरों से बनी हुई है और काफ़ी ऊंचाई पर वाक़ है। इस जगह पर हवा भी तेज़ चलती है और टेम्परेचर भी कम होता है। ये तरीक़ा उस वक्त का अनाज को ख़राब होने से बचाने का बेहतरीन तरीक़ा था। अनाज को ऊपरी खिड़कियों से भरा जाता था और निचली खिड़कियों से निकाला जाता था। इन इलाकों को देखकर वाज़ेह होता है कि उस ज़माने की ये तहजीब साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने आगे थी। कुस्को से माचू पिचू बराह रास्त ड्राइव करके जाना नामुमकिन है। या तो आप 4 दिन का पैदल सफ़र करें या फिर पहले उलानते तांपू बजरिए बस या बजरिए टैक्सी जाएं और वहां से ट्रेन ले लें। मैंने ये सारा सफ़र ट्रैवल एजेंट से पहले ही बुक करवा लिया था और 1 दिन पहले ही उलानता आ गया था। दूसरे दिन सुबह सवेरे ट्रेन स्टेशन पहुंच गया और सैकड़ों दूसरे सयाहों के साथ आगवास कालियंते की ट्रेन में बैठ गया। पेरू रेल एक मॉडर्न ट्रेन है। 4 सीटें आमने सामने होती हैं ताकि ये 2 घंटे का सफ़र दूसरे सयाहों के साथ बातों में आसानी से गुजर जाए। ट्रेन में न सिर्फ खिड़कियों में बल्कि छत में भी बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं ताकि सयाह कुदरती नज़ारों को बखूबी देख सकें। ट्रेन का यह सफ़र मेरे लिए कुदरती हुस्न देखने का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या बन गया। ट्रेन की सारी बोगियां एयर कंडीशन्ड होती हैं, खाने पीने का भी बाकायदा इंतज़ाम होता है और सामान रखने के लिए भी अच्छी खासी जगह मौजूद होती है। सन 1999 में पेरू रेल ने अपनी पहली ट्रेन सर्विस का आगाज़ किया, जिसके बाद माचू पिचू जैसी मशहूर जगह का सफ़र बेइंतहा आसान हो गया। अगर आप यहाँ आ रहे हों तो मेरी सलाह ये होगी कि अपना सफ़र काफ़ी पहले से प्लान करें और बुकिंग भी करवा लें, वरना बिला वजह परेशानी होगी। और हाँ, अगर आप मेरी तरह के इंसान हों जिसको ये भी पता ना हो कि अगले दिन कहाँ जाना है, तो कुस्को आकर किसी भी ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करवा लें। अगर आप पेरू रेल की ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हों तो कई दिन पहले करवा लें। हाई सीज़न में तो ख़ास तौर पर कई हफ्ता पहले ही बुकिंग करवा लें, वरना सीट नहीं मिलेगी और फिर 4 दिन पैदल सफ़र करना पड़ेगा, जिसके लिए सेहत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। किसी ज़माने में जब मैं कराटे का इंस्ट्रक्टर हुआ करता था तो ऐसा कर सकता था। अब तो खलील खान सिर्फ फाख्ता ही उड़ा सकते हैं।
ट्रेन के इस 2 घंटे के यादगार सफर के बाद आखिरकार मैं अगवास कालिएंते पहुंच ही गया। टूर ऑपरेटर की एक नुमाइंदा मेरा ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत के बाइस मेरा हल्का फुल्का सूटकेस भी घसीटना मेरे बस का न था। वो लड़की तो मेरा सूटकेस लेकर चलती ही बनी। न जाने कितनी दफ़ा आवाज़ें देकर उसे रोकना पड़ा। बहरहाल वो मुझे लेकर मेरे होटल पहुंच ही गई। यहाँ बेहद सर्दी थी और कमरे में हीटर भी ना था, लेकिन अल्पाका ऊन के कई भारी कंबल मौजूद थे। उनके अच्छे खासे वजन तले दबकर रात को सोया और सर्दी का एहसास भी ना हुआ। कमरे के बाहर एक बालकोनी थी और नीचे शोर मचाता हुआ दरियाए विल्कानोता, बेहद खूबसूरत और हसीन मंजर। आगवास कालिएंते स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है गर्म पानी। वैसे इस जगह को माचू पिचू पुएब्लो भी कहा जाता है, जिसके माने हैं माचू पिचू का एक गांव। इस नाम की दरहकीकत वजह यह है कि यहाँ पर कुदरती गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं, जो कि मेरे होटल से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर थे। ऑक्सीजन की कमी के बाइस मैंने यह सफ़र बमुश्किल आधे घंटे में तय किया। अंदर जाने का किराया 10 सोलेस या तकरीबन $3 था। यहाँ पर चश्मे में जाने से पहले नहाने का माकूल इंतज़ाम भी है। कपड़े वगैरह रखने के लिए लाकर भी मौजूद हैं और एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ से मशरूबात या खाना वगैरह भी आर्डर किया जा सकता है। और हाँ, अगर आप नहाने के कपड़े और तौलिया वगैरह ना भी लाए हों तो वो भी किराए पर मिल सकते हैं। पेरू में तकरीबन ऐसे 400 गर्म पानी के कुदरती चश्मे मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम ही चश्मों में बाकायदा जाने का इंतज़ाम है। इतने सारे गर्म चश्मों की वजह ज़ेरे ज़मीन नाज़का प्लेट्स हैं, जो कि जनूबी अमेरिका की प्लेट को मुस्तकिल धकेल रही हैं। इस रगड़ की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी बेहद टेम्परेचर और दबाव के बाइस सतह ज़मीन पर उबल कर आ जाता है। इन फिल्टर शुदा गर्म चश्मों में न सिर्फ गंधक बल्कि कई और मादनियात मिले हुए होते हैं। ये गर्म चश्मे दुनिया भर में कई अमराज के तिब्बी इलाज के लिए मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर गठिया का मरज़, आसाबी तनाव, ब्लड प्रेशर और मैदे की खराबी। वैसे ये जगह कोई ख़ास ना थी, लेकिन पहाड़ों के दरमियान इस वादी में अच्छी खासी खुनकी में गर्म पानी में सुकून हासिल करना एक नेमत से कम न था। इन गंधक आमेज पानियों का मुख्तलिफ टेम्परेचर के हिसाब से अलहदा तालाब था। कुछ तालाब बड़े थे और कुछ छोटे। एक तालाब तो यक ठंडे पहाड़ी चश्मे का भी था, मगर वो तालाब खाली था। हर तालाब के फर्श पर छोटे छोटे पत्थर भी काफ़ी मकदार में मौजूद थे, जो तलवों का मुस्तकिल मसाज भी कर रहे थे। यहाँ पर रिलैक्स होकर दूसरे सयाहों से बातें करते हुए वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। अचानक सामने वाली दोनों औरतें, जिनकी पीठ मेरी तरफ है, उनकी आपस में तू मैं हो गई। दोनों कैलिफोर्निया से थीं। सदर ट्रंप ने इसी हफ्ते हुकूमत ज्वाइन की थी। एक ट्रंप के खिलाफ थी और दूसरी हामी। काफ़ी इंतज़ार किया कि कब हाथापाई शुरू हो, मगर लोग बार बार बचाव करवाते रहे। आखिरकार मैं बोर हो गया और होटल वापसी की राह ली। कमरे में आते ही फ़ौरन वापस जाना पड़ा क्योंकि डिनर का वक्त हो गया था। मैं अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट की तलाश में निकल गया। आगवास कालिएंते में भी किसी भी सयाही मकाम की तरह काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, अलबत्ता कुस्को के मुकाबले में खाना ज़्यादा महंगा है। यहाँ चूँकि सिर्फ टूरिस्ट ही होते हैं, इसलिए काफ़ी गहमा गहमी भी रहती है। मज़े की बात तो ये है कि हर रेस्टोरेंट में एक ही किस्म का मेन्यू है, जो कि मुझे मज़हका खेज लगा। मिसाल के तौर पर लामा करी, लामा चाप्स, लामा कीमा, लामा कबाब। बहरहाल हर रेस्टोरेंट के बाहर कई लड़कियां खड़ी रहती हैं जो सयाहों को अंदर लाने की पूरी तरगीब देती हैं। मुझे एक रेस्टोरेंट दिलचस्प लगा और अंदर चला गया। उनका खाना भी अच्छा था और उनका लाइव म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। अगले दिन माचू पिचू से वापसी पर इस गांव को थोड़ा सा मजीद घूमने का मौका मिला। चूँकि माचू पिचू में ड्रोन के इस्तेमाल की सख्ती से ममानियत है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यहाँ पर ही उड़ा डालूं। वैसे ये जगह काफ़ी मशहूर है
जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि इस गांव में इन चश्मों में वक्त गुजारने के अलावा कोई और ऐसी जगह नहीं जहां पर वक्त गुजारा जा सके। सीधी बात तो यह है जनाब कि अगर अगवास कालिएंतेस माचू पिचू के इतना करीब ना होता तो शायद ही कोई सयाह यहाँ फटकता। यहाँ पर ना तो कोई खास देखने की जगह है और ना ही घूमने की। हाँ, माचू पिचू से वापसी पर यहाँ ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मारका सर करके आए हों और सारे सयाहों के जज्बात में बेहद जोशो खरोश पाया जाता है। सन 1901 ईस्वी में कुस्को को यहाँ से मिलाने का मंसूबा बनाया गया और एक रेलवे लाइन की तामीर का काम शुरू किया गया, जिसकी वजह से कुछ मजदूरों ने इन स्टीप पहाड़ों की हरी भरी वादी में ही अपने घर बना लिए। जैसे ही दुनिया को माचू पिचू और उसकी अहमियत का पता चला, सयाहों का गोल तरगोल यहाँ आने लगा। चूंकि माचू पिचू में रहने की जगह बन ही नहीं सकती थी, यहाँ पर हजारों सयाहों की जरूरियात के पेश नज़र सैकड़ों होटल और रेस्टोरेंट खुल गए। चूंकि ये गांव जंगलों के बीच में है, इसलिए यहाँ की आबो हवा काफ़ी मरतूब है। औसत टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हाँ, ये जगह सतह समंदर से 2040 मीटर बुलंद है। यहाँ पर सिर्फ दो ही अहम सड़कें हैं, एवेनिदा एम्पेरियो दे लास इनकास, एवेनिदा पाचाकुटेक, जिनके अतराफ में होटल और रेस्टोरेंट्स की भरमार है। सयाह अमूमन माचू पिचू का 2 रातें और 1 दिनों का पैकेज लेते हैं, फिर यहाँ पर 2 रातें गुजारनी पड़ती हैं। मैं चूंकि अस्पताल में 1 रात बर्बाद कर चुका था, इसलिए यहाँ सिर्फ 1 रात रहा और उसी शाम ट्रेन से कुस्को की वापसी कर दी। आजकल 1500 से ज्यादा सयाह यहाँ पर ट्रेन के जरिए हर रोज पहुँचते हैं। यहाँ की सबसे अजीब और मज़हका खेज बात यहाँ के रेलवे लाइन की मार्केट है। जैसे ही कोई ट्रेन यहाँ पहुँचने वाली होती है, ताजिर हजरात सामान समेट कर गायब हो जाते हैं और जैसे ही ट्रेन वापस चली जाती है, वो सब लोग रेलवे लाइन पर अपनी मार्केट दोबारा सजा देते हैं। यहाँ की मार्केट में आप हर सयाहत की जगह की तरह हर किस्म के तोहफे तवायफ खरीद सकते हैं। अलबत्ता चूंकि यहाँ पर हर चीज़ कुस्को और लीमा से लाई जाती है, इसी वजह से हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही होती है, चाहे वो सिर्फ पानी की एक बोतल ही क्यों ना हो। मेरा मशवरा होगा कि यहाँ से कुछ भी ना खरीदें। कुस्को या लीमा में ही ये सब चीज़ें आधी से भी कम कीमतों में मिल जाएंगी। आगवास कालिएंते में हमेशा बारिशें ही होती रहती हैं। आज सुबह भी कुछ मुख्तलिफ ना था। टूर गाइड की मुकर्ररा करदा जगह पर मैं सुबह सवेरे 6 बजे पहुंच गया। यहाँ पर तकरीबन 100 लोग अपने अपने गाइड के इंतजार में खड़े थे। मेरा टूर गाइड पहुंचा और मुझ समेत 10 लोगों को अपने पीछे पीछे आने को कहा। हम सबको वो एक बस स्टेशन पर ले गया, जहाँ पर सैकड़ों लोग एक लाइन में खड़े थे। हम भी इस लाइन में लग गए। एक के बाद एक बस आ रही थी और लोगों को चढ़ा चढ़ा कर ले जा रही थी। मिनटों में ही हमारा नंबर आ गया। हम सब बस में सवार हुए और इस मूसलाधार बारिश में बस ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर हमको माचू पिचू के गेट पर उतार दिया। सब सयाहों को अपनी अपनी पसंदीदा जबान के गाइड चुनने को कहा गया। फिर हमारा नया ग्रुप गाइड की हिदायत पर माचू पिचू के मेन दाखिली दरवाजे की लाइन में लग गया। टिकट दिखाकर हम लोग अंदर दाखिल हुए। बारिश इतनी ज्यादा थी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। हमारे गाइड ने हमें तसल्ली दी कि बारिश रोज का मामूल है और 2 घंटे में ऐसा लगेगा कि यहाँ कभी बारिश ही नहीं हुई थी। बारिश की ज्यादती देखकर मुझे उसकी बात पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं आया। हम सब लोगों ने इस बारिश में 100 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। सीढ़ियां एक तो जगह जगह से पतली, फिर बारिश की ज्यादती से स्लिपरी
और फिर ऑक्सीजन की कमी। बहरहाल किसी न किसी तरह से मैं सारी सीढ़ियां चढ़ गया। जब ऊपर पहुंचा तो क्या मंजर दिखाई दे रहा था, आंखें हैरान रह गईं। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जगह इतने बड़े इलाके में फैली हुई होगी और किस तरह इन लोगों ने यहाँ इतनी बड़ी बस्ती बसाई होगी। अचानक बारिश रुक गई और बादल तेजी से गायब होना शुरू हो गए, जैसे गधे के सर से सींग। आधे घंटे के बाद तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ कभी बारिश ही नहीं हुई थी। माचू पिचू सतह समंदर से 2430 मीटर बुलंद है। 15वीं और 16वीं सदी में इनका जनूबी अमेरिका के मगरबी हिस्से पर हुकूमत किया करते थे। इसी दौरानिये में इन लोगों ने माचू पिचू बनाया था। पेरू के एंडीज पहाड़ी सिलसिले में घने जंगलात के बीचों बीच ये जगह बनाना बिलाशुबहा एक नाकाबिले यकीन कारनामा माना जाता है। पत्थरों की सीलों को इस हद तक तराशना और उनसे इस हद तक मजबूत इमारत की दीवारें, छतें, सीढ़ियां और रैंप बनाना, ज़रई सीढ़ियां बनाना, पानी की निकासी का इंतजाम करना बिलाशुबहा इनका तहजीब के तामीराती, ज़रई और इंजीनियरिंग महारत का मजहर है। ये लोग किस तरह से ये पत्थर काटते थे कि बगैर किसी सीमेंट के आपस में मुकम्मल जुड़ जाते थे। अगर आप एक बारीक चाकू लेकर इन पत्थरों के बीच में घुसेड़ने की कोशिश करें तो तकरीबन नामुमकिन होगा। पत्थरों का वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा ही होता था। पहिया इन ऊंचे पहाड़ों पर पत्थर लाने के लिए किसी काम का न था। सिर्फ पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक धकेल कर ही ला सकते थे। इन लोगों ने यहाँ पर 200 से ज्यादा इमारतें बनाई हैं, जिसमें घर, मंदिर, गुस्लखाने और पनाहगाहें शामिल हैं। किस तरह से ये लोग धकेल धकेल कर इतने सारे पत्थर ऊपर लाए होंगे, अक्ल हैरान है। माचू पिचू या तो शाही महल के तौर पर या फिर एक इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा। आज तक इस मामले पर बहस चल रही है और कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। इस बस्ती के कई इलाके हैं। एक रहायशी इलाका, दूसरा ज़रई इलाका, तीसरा महल्लात का इलाका और चौथा इबादतगाह का इलाका है। इस जगह का महल वकू निहायत मोहतात तौर पर चुना गया था। इस पेचीदा और नाकाबिल रस जंगलों में इतनी ऊंचाई पर पहाड़ के बीच में ऐसी जगह होना नाकाबिल यकीन थी। ऊपर आने का सिर्फ एक ही इंतहाई तंग और पेचीदा रास्ता है। इस वजह से अचानक हमले की सूरत में सिर्फ चंद सिपाही एक बड़े लश्कर से दिफा कर सकते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर और मुनफरिद इमारत टेम्पल ऑफ सन या सूरज का मंदिर है, जहाँ पर बहुत सारी रसूमात अदा की जाती थी ताकि तहुआन तिनसाब के अहम तरीन देवता सूरज को खुश रखा जा सके। इनका के लिए सूरज देवता उनका खालिक और सबसे ज्यादा एहतराम के लायक था। माचू पिचू की इबादतगाह इसीलिए इतनी ऊंचाई पर बनाई गई थी कि वो अपने खालिक और खुदा सूरज की कुर्बत में इबादत कर सकें। यहाँ के इबादत खाने ऊंचे हिस्से पर हैं और अनाज के गोदाम निचले हिस्से पर हैं। ज़रई सीढ़ियों पर मौसम के एतबार से फसलें उगाई जाती थीं। ज़रई सीढ़ियों के मुतवाज़ी मरकजी चौक की मशरिक से मगरिब की सिमत में तकरीबन 200 इमारत बनी हुई हैं। दीवारों से लगी हुई पत्थर से बनी सीढ़ियां हैं जिनसे हर तरफ बआसानी जाया जा सकता है। मशरिकी हिस्सा गालिबन आम रिहायशी इलाका हुआ करता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर है जिससे हर तरफ देखा जा सकता है। पहला इलाका आसार कदीमा के खजानों से भरा हुआ है, जहाँ पर इंतिवाताना सूरज देवता का मंदिर और 3 खिड़कियों का कमरा मौजूद है। बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों के घर ढलान पर एक कतार की शक्ल में मौजूद हैं। अमातास या अक्लमंद तरीन शख्स का घर अपनी सुर्खी माइल दीवारों से पहचाना जा सकता है। नियस्तास या राजकुमारियों के घर तिकोन हुआ करते थे।
यहाँ पर एक यादगार मुजस्समा भी है जिस पर ड्राइंग्स खुदी हुई हैं। ये जगह तदफीन या कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। ये 3 दीवारों का घर यहाँ के मुहाफिज का घर था। इस घर की एक दीवार कुछ ज्यादा ही लंबी है और तकरीबात के बड़े पत्थर से जाकर मिलती है। माचू पिचू के दूसरे इलाके में इंतिहुआताना पत्थर मौजूद है। ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और शमशी घड़ी या कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर एक पानी का आईना भी होता था जिससे सूरज और आसमान का मुशाहिदा किया जाता था। हर साल 11 नवंबर और 30 जनवरी को सूरज इस पिलर के ऐन ऊपर होता है और कोई साया नहीं होता। इनका का ये अकीदा था कि ये पत्थर सूरज को अपने रास्ते पर सारा साल चलने पर मजबूर करता है। अगर ये पत्थर अपनी जगह से हटा दिया जाए तो पूरा शमशी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी। इंतिहुआताना के ये पत्थर इनका बादशाहत के दौर में कई शहरों में लगे हुए थे। हिस्पानवी लोगों ने अपनी फतह के बाद इन पत्थरों को जगह जगह से ढूंढ कर निकाला और तबाह बर्बाद कर दिया। इनका के अकायद के मुताबिक इन पत्थरों के तोड़ने के बाद उनके माबूद भी मर जाते हैं। खुशकिस्मती से स्पेनिश को माचू पिचू का यह पत्थर ना मिल सका और बच गया। इनका लोगों के अकीदे के मुताबिक इसी वजह से उनके माबूद अभी जिंदा भी हैं और क़यामत भी नहीं आई है। इस गार के दाखिली हिस्से पर दीवारें, खिड़कियां और सीढ़ियां बेहद नफासत से बनाई गई हैं। यहाँ पर एक लंबी टनल की शक्ल की खिड़की भी मौजूद है जहाँ से सिर्फ दिसंबर के कुछ दिनों ही में सूरज की रोशनी आया करती है। इसी वजह से इस गार में सिर्फ दिसंबर के उन्हीं दिनों में ही आया जाता था। यहाँ के ज़रई निज़ाम की आबपाशी के नाले बेहद नफीस हैं। बेतहाशा बारिशों के नतीजे में ज़रई इलाके को पानी से डूबने और बह जाने से भी बचाना था और ज़रखेज़ मिट्टी के बहाव को भी रोकना था। इसी वजह से इन ज़रई सीढ़ियों को कई परतों से बनाया जाता था। इनमें पहले छोटे छोटे पत्थरों की एक परत डाली जाती थी, उसके ऊपर रेत की एक परत, फिर चिकनी मिट्टी की एक परत और सबसे ऊपर ज़रखेज़ मिट्टी की एक परत। तकरीबन यही तरीका शहर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि तेज बारिशों के मौसम में पानी जमा ना हो सके और जल्द निकल जाए, जिसकी वजह से घर बहने से बच जाएं। माचू पिचू में घूमने के दौरान कई जगहों पर लामाज सरसब्ज घास चरते हुए भी नजर आएंगे। मेरी राय होगी कि उनके ज्यादा करीब ना जाएं और उनको तंग भी ना करें। अगर इन लामाज को आपसे खतरा लगा तो ये आप पर थूक देंगे। दरअसल ये थूक नहीं है बल्कि उल्टी है जो कि बेहद बदबूदार होती थी। आगे आपकी मर्जी। माचू पिचू के इलाके में जलजले बहुत आते हैं, लेकिन इन इमारात को मुस्तकिल जलजलों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वजह यह है कि इन पत्थरों को इस तरह से काटकर बगैर सीमेंट के फिट किया गया है कि वो जलजले के दौरान हिलते तो हैं लेकिन गिरते नहीं। अगर सीधा साधा चौकोर काटकर किसी सीमेंट या मार्टर से इन पत्थरों को जोड़ दिया गया होता तो ये शायद एक भी जलजले का सामना नहीं कर सकते थे। हर तरफ मुख्तलिफ साइज के पत्थर मुख्तलिफ शक्लों में एक दूसरे से जोड़े जाते थे। कमरे के कोने के पत्थरों को एल शेप में बनाकर फिट किया जाता था, जिसकी वजह से इन इमारतों में बेहद इस्तेहकाम पैदा हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक इनका इस जगह को बनाने के तकरीबन 100 साल के बाद अचानक छोड़कर चले गए और गायब हो गए। ये तकरीबन वही वक्त था जब सन 1530 ईस्वी में हिस्पानियों ने जनूबी अमेरिका पर अपनी हुकूमत कायम करना शुरू कर दी थी। हालांकि माचू पिचू इनका के दारुल हुकूमत कुस्को से सिर्फ 80 किलोमीटर पर वकूअ पजीर है, लेकिन स्पेनिश इस इलाके में कभी न पहुंच सके
और इसी वजह से यह इलाका लूट मार और तबाही से बच गया। कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि स्पेनिश के आने के फौरन बाद इस इलाके में भी दूसरे इलाकों की तरह चेचक की वबा फैल गई थी और जिंदा बचने वाले गिने चुने लोग इस इलाके को छोड़कर भाग गए। बहरहाल ये जगह कमोबेश 400 साल तक वीरान पड़ी रही और घने दरख्तों में ये जगह रूपोश रही। सन 1911 ईस्वी में अमरीकी माहिर आसार कदीमा हिराम बिंघम अपनी छोटी सी टीम के हमरा पेरू आया। वो जब कुस्को में काम कर रहा था तो एक मकामी चरवाहे ने इस जगह के मुतालिक उसको खबर दी। इस जगह का नाम माचू पिचू बताया। स्पेनिश में इसके माने हैं पुरानी चोटी। उसी साल 24 जुलाई को बिंघम किसी न किसी तरह से चढ़कर इस इलाके में पहुंच ही गया और इस पेचीदा इलाके की पहली झलक देखने को मिली। उसको यहाँ पर 3 खानदान भी मिले जो इन ज़रई सीढ़ियों हत्ता के इन घरों में भी काश्तकारी किया करते थे। सन 1983 में यूनेस्को ने माचू पिचू को आलमी वर्षे का दर्जा दिया और उसके बाद इस जगह को दुनिया के 7 अजूबात में भी शामिल कर दिया गया। इस इलाके को कई फिल्मी लोकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा चुका है। न सिर्फ फिल्में बनाने की वजह से बल्कि सयाहों की ज्यादती से इस जगह को बेहद नुकसान पहुंचा है। जुलाई सन 2011 से पेरू की हुकूमत ने यहाँ पर आने के कवानीन सख्त कर दिए हैं, जिसकी रूह से यहाँ पर हर रोज सिर्फ 2500 सयाह आ सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको एडवांस बुकिंग का मशवरा दे चुका हूँ। कुछ लोग यहाँ पर इनका ट्रेल लेकर 4 दिन का सफर तय करके पैदल भी आते हैं, मगर ट्रेल की सतह समंदर से ऊंचाई बहुत ज्यादा है और अक्सर लोगों को इमरजेंसी के तौर पर निकाला भी जाता है। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, कुस्को सतह समंदर से 3200 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये ट्रेल पहले तो सिर्फ 2600 मीटर से शुरू होती है और फिर यहाँ के सबसे ज्यादा ऊंचे हिस्से पर पहुँचती है, जो कि सतह समंदर से 4200 मीटर बुलंद है। ये कोहे हिमालय का आधा बनता है। उस जगह को डेड वुमेन्स पास कहा जाता है, यानी मरी हुई औरत का पास। शायद कोई खातून इस जगह पर ऑक्सीजन की कमी के बाइस इंतकाल कर गई होंगी। बहरहाल उसके बाद ये ट्रेल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और माचू पिचू पहुंचा देती है। शायद इस चैलेंज की वजह से सयाहों को ट्रेल इस्तेमाल करने में काफ़ी मकबूलियत हुई है, लेकिन इस वजह से इस इलाके को काफ़ी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया, जिसके नतीजे में पेरू की हुकूमत ने कवानीन को और ज़्यादा सख्त कर दिया। पिछले साल से ही इस ट्रेल पर जाने के लिए एक परमिट दरकार होता है। हर रोज़ के लिए सिर्फ 500 परमिट जारी किए जाते हैं। हर परमिट पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर जारी किया जाता है। आजकल परमिट के हुसूल के लिए तकरीबन 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। इसके अलावा कानूनी तौर पर एक गाइड को भी साथ ले जाना ज़रूरी है। चूंकि ये परमिट सिर्फ हुकूमत के मंजूर शुदा एजेंसी से ही मिलते हैं, इसलिए इनफरादी पासपोर्ट नंबर के साथ जोड़ दिए जाते हैं ताकि कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे के परमिट पर ना जा सके। दूसरे अल्फाज में ये नॉन ट्रांसफरेबल परमिट होते हैं।